गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड आवाज आ रहा है सबको? मॉर्निंग सर। यस सर। सर। आज से आप लोगों की साइकेट्रिक की साइकोलॉजी की क्लास भी लगेगी, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहोगे। मेरी क्लास, कितने बजे सर लगेगी साइकोलॉजी? हाँ मेरी क्लास के खत्म होने के बाद साइकोलॉजी की क्लास लगेगी, ठीक है ना। और उसके लिए आप लोगों को गूगल मीट ऐप डाउनलोड करके रखना था, पहले से मैंने बोला था। तो आपकी क्लास जो है गूगल मीट पे चलेगी, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक। आगे सारे। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं सर, अभी तक नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। तो हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा था कि हम लोग किसी भी क्लाइंट को किस तरह से उसका एडमिशन कर सकते हैं और किस तरह से क्लाइंट का डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडमिशन और डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा। उसके साथ ही हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा कि अगर किसी पेशेंट को हम लोग जैसे डिस्चार्ज के अंदर हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक हमने तरीका पढ़ा था कि ट्रांसफर करना। किसी भी पेशेंट को ट्रांसफर करने का भी एक डिस्चार्ज का एक तरीका था, ठीक है ना। तो अगर हम लोग किसी पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस ट्रांसफर करने के लिए अपने पास कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं, है ना। किस तरीके से हम लोग पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्चार्ज करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारा डिस्चार्ज वाला टॉपिक लगभग खत्म हो गया था पूरा। उसके अलावा कुछ चीजें हैं डिस्चार्ज वाले टॉपिक के साथ ही ऐड है, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को हम लोग किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ क्लाइंट का मतलब क्या हुआ। तो द ट्रांसफर ऑफ क्लाइंट मे बी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम हॉस्पिटल और बिटवीन द हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी क्लाइंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हम उस क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, उसी हॉस्पिटल के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल है उसी हॉस्पिटल में, जैसे अगर वो पहले आईसीयू के अंदर था तो आईसीयू से हमने क्या कर दिया, उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, या फिर उसको किसी और ओटी के अंदर शिफ्ट कर दिया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह के अंदर उसी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उसको बोला हम लोगों ने बिटवीन डिपार्टमेंट्स। क्या बोला, बिटवीन डिपार्टमेंट्स। और अगर हम लोग किसी दूसरे हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वाली कंडीशन को बोला हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो हम लोग दो तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी हॉस्पिटल के अंदर जो डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, उस डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे सबसे पहले अगर आईसीयू में भर्ती था तो आईसीयू से हमने जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया, या जनरल वार्ड के अंदर था तो उसको ओटी के अंदर शिफ्ट कर दिया, ओटी के अंदर था ऑपरेशन खत्म होने के बाद वापस से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो वो सारी कंडीशंस। या फिर जैसे अगर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर शिफ्ट करते हैं ना, जनरल वार्ड से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, जैसे उसका सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद उसको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया। तो अगर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर, सेम हॉस्पिटल के अंदर किसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको बोला हम लोगों ने बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। उसको बिटवीन डिपार्टमेंट्स ट्रांसफर करना। या फिर दूसरी कंडीशन, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अगर एक बात किया है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन कौन सी हो सकती है। तो इसमें हमने लिखा द डॉक्टर हु इज इंचार्ज ऑफ द क्लाइंट। मतलब क्या हुआ कि जो उस क्लाइंट का इंचार्ज होगा डॉक्टर, है ना, जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट को एडमिट किया है, वो क्या करेगा, एक ट्रांसफर ऑर्डर लिखेगा। क्या लिखेगा, ट्रांसफर ऑर्डर। जहां हमने लिखा कि ट्रांसफर ऑर्डर लिखेगा क्लाइंट के चार्ट पे। क्लाइंट का चार्ट का मतलब क्या हुआ, क्लाइंट का जो रिकॉर्ड कार्ड है, जो उसका फाइल है, उस फाइल के अंदर उस डॉक्टर ने क्या कर दिया, एक नोट लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, इस पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर।
तो उस ट्रांसफर ऑर्डर में क्या लिखा, द ट्रांसफर ऑर्डर इज सिमिलर टू डिस्चार्ज ऑर्डर। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जैसे डिस्चार्ज कर रहे थे प्रोसेस के अंदर, वैसा का वैसा डॉक्टर ने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ट्रांसफर ऑर्डर लिखा है। उसके लिए भी डॉक्टर क्या करेगा, सफिशिएंट टाइम देगा और उस पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, एक रिटर्न ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस पेशेंट को है इस वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं। आगे हमने लिखा द सिस्टर इंचार्ज। सिस्टर इंचार्ज का मतलब क्या हुआ, जो उस वार्ड के अंदर इंचार्ज है, नर्सिंग स्टाफ उस वार्ड का इंचार्ज है ना, उस वार्ड के इंचार्ज को शुड इन्फॉर्म द सिस्टर इंचार्ज ऑफ द न्यू वार्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस वार्ड के अंदर पहले पेशेंट एडमिट था, ठीक है, जिस वार्ड के अंदर पहले पेशेंट एडमिट था, अब उस पेशेंट को हमने क्या कर दिया, दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट किया है, दूसरे न्यू वार्ड के अंदर शिफ्ट किया है। उस वाली कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला वार्ड है उस वार्ड का जो सिस्टर इंचार्ज है, नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ का इंचार्ज है, सुप्रीडेंट है, उस सुप्रीडेंट को, उस नर्सिंग स्टाफ को, उस सिस्टर इंचार्ज को दूसरे वार्ड के अंदर जो सिस्टर इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दूसरे वार्ड के अंदर वो पेशेंट जाएगा तो उसके लिए आगे भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही डॉक्टर ने लिखा कि हम लोग इस पेशेंट को इस वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, उस वाली कंडीशन में हमने क्या कर दिया, उस पेशेंट के लिए दूसरा जो वार्ड है उस वार्ड के अंदर जो सिस्टर इंचार्ज है उसको क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया पहले से। ठीक है, आगे हमने लिखा सो दैट द बेड में बी मेड रेडी टू रिसीव हिम। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने आगे वाले वार्ड के जो सिस्टर इंचार्ज है उनको इन्फॉर्म किया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फायदा होगा कि आगे वाला जो सिस्टर इंचार्ज है वो क्या कर सकता है, उस पेशेंट के लिए बेड रेडी कर सकता है। क्या कर सकता है, बेड को रेडी कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने पहले उसको इन्फॉर्म नहीं किया तो जैसे ही वो पेशेंट जाएगा उसके बाद उसको बेड रेडी करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही उस पेशेंट को हम लोग किसी दूसरे वार्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उस दौरान हम क्या करेंगे, उस वार्ड को पहले उस सिस्टर इंचार्ज को इन्फॉर्म किया ताकि वो क्या कर सके, रेडी कर सके बेड को जैसे ही वो पेशेंट रिसीव होगा उनके लिए। ठीक है ना, तो बेड को रेडी वो पहले ही कर पाए, इसलिए हमने क्या कर दिया, पहले ही सिस्टर इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दिया। आगे हमने लिखा द बिलोंगिंग्स ऑफ द क्लाइंट शुड बी चेक्ड एंड हैंडेड ओवर द सिस्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट के लिए जो जो चीजें उसकी थी, ठीक है ना, जो पेशेंट के पास में जो जो चीजें थी, जो जो उसके लिए काम में आने वाली चीजें थी, वो सारी की सारी हमने क्या कर दिया, जो अगला वार्ड का जो सिस्टर है उनको क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। आगे लिखला क्लाइंट चार्ट शुड बी कंप्लीट एंड मेड अप टू डेट। इसका क्या मतलब हुआ, अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो पेशेंट एडमिट था पहले, तो अपन ने क्या कर दिया, उसका जो भी चार्ट था, उसका जो भी रिकॉर्ड फाइल थी, उस पूरी रिकॉर्ड फाइल को कंप्लीट कर दिया। क्यों, क्योंकि अब वो पेशेंट जो है अपने वार्ड को छोड़ के दूसरे वार्ड में जा रहा है, तो वो दूसरे वार्ड में जाएगा तो उसकी फाइल आगे वाले वार्ड में जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपने जो भी डाटा था वो सारा डाटा अपन ने उस फाइल के अंदर कंप्लीट कर दिया, अप टू डेट कर लिया उसको। अब क्या कर दिया हमने, द क्लाइंट्स रिकॉर्ड विथ एक्सरे, ईसीजी, लैब रिपोर्ट्स एंड द मेडिसिन कार्ड। क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास एडमिट था उसके लिए हमने एक्सरे रिपोर्ट भी किया होगा, ईसीजी भी किया होगा, लैब रिपोर्ट्स भी उसकी आई होगी, सीबीसी रिपोर्ट आई होगी, यूरिन रिपोर्ट्स आई होगी, और भी ब्लड रिपोर्ट्स आई होगी, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए होंगे, वो सारी रिपोर्ट्स और मेडिसिन कार्ड कि उसको कौन कौन सी मेडिसिन हमने दी है, कौन सी अभी हमको देनी है, वो सारे रिपोर्ट्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, अपने को सेंड करने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे। कहाँ पे, द न्यू डिपार्टमेंट। जब वो पेशेंट अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो अपने डिपार्टमेंट में उस पेशेंट के साथ कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया था, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए थे, वो सारे इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। वो पूरी फाइल दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भेजनी पड़ेगी। आगे हमने लिखा द क्लाइंट शुड बी ट्रांसफर्ड आइदर ऑन द व्हील चेयर। मतलब क्या हो गया कि अगर क्लाइंट खुद चल नहीं पा रहा है, नॉट एबल टू वॉक, अगर वो चलने के लिए योग्य नहीं है, एबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको व्हील चेयर पे ट्रांसफर करना पड़ सकता है या फिर स्ट्रेचर पे ट्रांसफर करना पड़ सकता है। सिंपल सी चीज, अगर हम लोग व्हील चेयर पे ट्रांसफर करना अगर वो सही रहता है उसके लिए तो व्हील चेयर पे ट्रांसफर करेंगे। अगर व्हील चेयर पे भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो हमें स्ट्रेचर पे क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आगे हमने ये लाइन लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स कंडीशन। जैसा क्लाइंट का कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग उस पेशेंट को जो है या तो व्हील चेयर पे ट्रांसफर करेंगे या स्ट्रेचर पे ट्रांसफर करेंगे, और अगर वो खुद चल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको चलने के लिए ऑथोरिटी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ द क्लाइंट वन डिपार्टमेंट टू अनदर। हमने सिंपल सी चीज पढ़ी है, जैसे ही किसी पेशेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसफर करना पड़ रहा है, उस वाली कंडीशन में हमने सिंपल सी चीज उस पेशेंट को क्या बोल दिया कि आपको जो है यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों उसके लिए ट्रांसफर करना जरूरी हो गया। तो इसमें हमने क्या कर दिया, आगे वाली जो सिस्टर इंचार्ज है उनको इन्फॉर्म कर दिया कि जो ये पेशेंट है ये हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहा था, अब ये आपके डिपार्टमेंट में आगे क्या करेगा, ट्रीटमेंट लेगा। ठीक है ना,
और हमने और क्या क्या कर दिया उसके लिए, आगे वाले सिस्टर इंचार्ज को बोल दिया कि आप इस पेशेंट के लिए बेड तैयार करो। उसके अलावा हमने उसकी फाइल्स थी, उस पूरी फाइल्स को आगे वाले डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया है। उसके अलावा उसकी एक्सरे रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट्स और मेडिसिन कार्ड, इन सबको भी क्या कर दिया, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया। इतना काम हम लोगों ने पहले कर दिया। जब हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पेशेंट को अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, उसी हॉस्पिटल के अंदर, हम लोग हॉस्पिटल से बाहर नहीं भेज रहे हैं उसको, सिर्फ और सिर्फ उसी हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर उस पेशेंट को भेज रहे हैं। आगे हमने लिखा कि द क्लाइंट एंड हिज रिलेटिव शुड बी टोल्ड अबाउट द पर्पस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट किसी डिपार्टमेंट के अंदर पहले एडमिट है, जैसे अगर जनरल वार्ड के अंदर एडमिट है और हम लोग जनरल वार्ड से उसको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ओटी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, या दूसरे किसी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, या आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं से भी किसी भी वार्ड के अंदर अगर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका पर्पज हमें पता होना चाहिए। उसका पर्पज, क्योंकि उसके रिलेटिव्स उसका पर्पज पूछेंगे कि आप लोग इसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, इस वार्ड से दूसरे वार्ड में क्यों भेज रहे हो, है ना, या फिर क्या ट्रीटमेंट में क्या कमी रह गई थी इसलिए आप दूसरी जगह भेज रहे हो, या इसका कारण क्या है, दूसरी जगह भेजने का कारण क्या है, वाई वर्ड जो आएगा उसका कारण अपने पास होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट खुद पूछेगा, उसके रिलेटिव पूछेंगे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि इस पेशेंट को क्या कर रहे हो, दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट कर रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पर्पज है जो उसको बताना पड़ेगा, उसको पेशेंट को खुद को या फिर उनके रिलेटिव को, दोनों को क्या करना पड़ेगा, इस बात का पर्पज बताना पड़ेगा कि हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। और अगर हम लोगों ने उसका पर्पज बताया, उसका कारण बताया, तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम एंजाइटी ऑफ देम। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने उसका पर्पज नहीं बताया तो उसको एंजाइटी हो सकता है, उसको डर लग सकता है, उसको फियर हो सकता है। तो हमें उसकी एंजाइटी को कम करना है, उसके फियर को कम करना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पर्पज बताना पड़ेगा कि हम लोग आपको इस जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हमने लिखा दिस शुड बी रीअश्योर दैट दे विल बी गेटिंग द बेस्ट केयर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको रीअश्योरेंस होना पड़ेगा, इस बात का उनको समझ में आना चाहिए कि हम लोग अगर उनको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको क्या फायदा मिलेगा, उसको बेस्ट केयर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भेज रहे हैं। वो क्या प्राप्त करेंगे, गेटिंग द बेस्ट केयर, क्या प्राप्त करेंगे, बेस्ट केयर को प्राप्त करेंगे। क्यों? अपने डिपार्टमेंट के अंदर था तो हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट में कुछ चीजों की प्रॉपर उसको केयर नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया। जब हमने उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजा तो उसकी जो भी केयर उसको नीड थी वो उसको कंप्लीट केयर वहां पे मिलेगा। ठीक है ना, तो कंप्लीट केयर हम लोग अगर दिलाना चाहते हैं उस पेशेंट को, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये बात अगर हम लोग उस पेशेंट को बताएंगे या उसके रिलेटिव को बताएंगे तो उनको क्या नहीं होगा, एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होगा। और उस कारण पता चलेगा, उनको पर्पज पता चलेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे पेशेंट को ट्रांसफर क्यों कर रहा है। आगे हमने लिखा द क्लाइंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू द सिस्टर इंचार्ज ऑफ द न्यू वार्ड। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोगों ने पहले एडमिशन के अंदर भी पढ़ा कि जब हम लोग किसी भी पेशेंट को वहां पे एडमिट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं। जो भी सिस्टर इंचार्ज है उनको इंट्रोडक्शन मिलेगा, किससे, पेशेंट का इंट्रोडक्शन मिलेगा। सेम का सेम जो सिस्टर इंचार्ज है वो भी अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को देगा, मतलब दोनों अपना, वाइस वर्सा का मतलब होता है वैसा का वैसा। जैसा अगर हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसका, सिस्टर का इंट्रोडक्शन अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो पेशेंट का इंट्रोडक्शन भी सिस्टर को देगा। ठीक है ना, तो वो दोनों कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, न्यू वार्ड के अंदर जा रहा है, न्यू डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, उस वाली कंडीशन में पेशेंट का जो भी इंट्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने एडमिशन किया था उस टाइम तो उस फाइल को देख के हमने पेशेंट का पूरा डाटा ले लिया था, लेकिन जब न्यू वार्ड के अंदर जा रहा है तो उस वार्ड वाले जो सिस्टर इंचार्ज है उनको नहीं पता कि ये पेशेंट कौन है। तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कैसे, उस पेशेंट की फाइल को देख के या उस पेशेंट से इंटरव्यू लेके उनका पेशेंट का क्वेश्चनिंग करके, फिर वैसा का वैसा उस स्टाफ के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा उस पेशेंट को कि ये अब आपके न्यू वार्ड के अंदर ये आपका वार्ड इंचार्ज है, ये आपका केयर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सेम टू सेम क्या कर दिया हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन दे दिया दोनों का, पेशेंट का सिस्टर को और सिस्टर का पेशेंट को। आगे हमने लिखा अरेंजमेंट अरेंजमेंट फॉर द डाइट शुड बी मेड विद द डाइटिशियन। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने अपने वार्ड से क्या कर दिया, उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो अपने वार्ड के अंदर हो सकता है कि जो डाइट प्लान था उसका वो अलग तरीके था, अब हमने क्या कर दिया, उसको दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट किया है। तो हो सकता है कि उसके मेडिसिन के अंदर भी चेंजेस आएगा, हो सकता है उसकी केयर के अंदर चेंजेस आएगा, हो सकता है कि उसका डाइट प्लान भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अगर उसका डाइट प्लान चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें डाइटिशियन से। डाइटिशियन का मतलब मैंने पहले भी बताया है, जो क्या करता है, डाइट प्लान बताता है ना, न्यूट्रिशनिस्ट जिसको बोलते हैं, पोषण देने वाला एक डॉक्टर होता है ये भी। तो ये क्या करेंगे, अलग से उनके लिए डाइट प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डाइट प्लान, कि अब आपको क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह से अपने आप को मील पैटर्न आपको लेना है। ठीक है ना, तो वो अरेंजमेंट हमने कर दिया डाइट प्लान से रिलेटेड। आगे हमने लिखा द प्रोसीजर इन द न्यू वार्ड विल बी सिमिलर टू एडमिशन प्रोसीजर।
प्रोसीजर जो भी न्यू वार्ड के अंदर प्रोसीजर्स होंगे वो सारे के सारे एडमिशन प्रोसीजर के जैसे ही होंगे। ऐसा कैसे? एडमिशन प्रोसीजर के जैसे सेम प्रोसीजर कैसे? तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सा एडमिशन प्रोसीजर के अंदर जो प्रोसीजर यूज में लिए थे, कौन कौन से प्रोसीजर, जैसे अगर हम लोगों ने बात किया कि उसको जैसे पेशेंट को एडमिट किया तो एडमिट करने के टाइम हमने उसका जो फाइल्स था उसको देखा, उसके बाद उसके लिए बेड तैयार किया, है ना, बेड की हाइट कितना रखा वो हमने देखा था, या फिर उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने उसके पास में रखे। वैसा का वैसा हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया है, उस पेशेंट के लिए जो न्यू वार्ड के अंदर भी सारे प्रोसीजर किए, उसके लिए बेड तैयार किया है, बेड की हाइट कितना रखना है, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेचर पे आए, हो सकता है व्हील चेयर पे आए, है ना, तो अगर स्ट्रेचर पे आ रहा है तो बेड की हाइट थोड़ी सी कम रखना है स्ट्रेचर पे ताकि वो इजीली उस पर शिफ्ट हो सके। वैसा वैसा सारा प्रोसीजर जो हमने एडमिशन के दौरान किया था वो सारा का सारा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। पूरा सिमिलर प्रोसीजर चलेगा जो भी हमने एडमिशन के दौरान पढ़ा है, वैसा का वैसा न्यू वार्ड के अंदर भी हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर था तब तो हम लोग सिर्फ वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर शिफ्ट कर रहे थे, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि उस पेशेंट को जो है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था वो ऑलरेडी, वहां से वो केयर ले रहा था, अब उसको फर्दर केयर के लिए या बेटर केयर के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरल। क्या बोलते हैं? रेफरल बोलते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं। तो इसमें हमने लिखा when a client is transferred to another hospital, किसी भी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर हम लोग उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, the matter should be informed to the relatives and they should be told about the purpose। हमें भी इस बारे में भी हमें बताना उनको, जो भी उसका मैटर है कि आप लोगों को यहाँ से ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल के अंदर रेफर क्यों कर रहे हैं, उसका जो कारण है, उसका जो पर्पज है, वो उस पेशेंट को उनके रिलेटिव्स को क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, कि हम लोग आपको एक्चुअल में यहाँ से क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं। आगे हमने लिखा इफ द ट्रांसफर हैज टू बी मेड बिफोर द अराइवल ऑफ द रिलेटिव, अगर हम लोगों ने उनके रिलेटिव के आने से पहले ही हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर ऑर्डर को बना लिया, it may be done so but the proper information about the address of the client should be initiated to the relatives as early as possible। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को किसी भी पेशेंट को ट्रांसफर करना है तो पहली बात तो ये कि उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना चाहिए हमें, ठीक है ना, उस पेशेंट को खुद को इन्फॉर्म करना है, उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है। कभी कभार क्या हो जाए कि उनके रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं पहुंचे, उससे पहले ही अगर हमें ट्रांसफर करना पड़ जाए, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर क्या करना पड़ जाए, पेशेंट को ट्रांसफर पहले ही करना पड़ जाए, उनके रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं पहुंच पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रांसफर तो करना है लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, क्लाइंट का जो एड्रेस है, यानी कि हम लोगों ने कहाँ पे ट्रांसफर किया है, क्यों ट्रांसफर किया है, वो सारी चीजें हमें उनके रिलेटिव्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताना है। जैसे अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई एडमिट था, उसके रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं पहुंच पाए, उससे पहले हमने क्या कर दिया, उस पेशेंट को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब अगर दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया है तो उसके रिलेटिव्स तो अपने पास ही आएंगे, क्योंकि उनको तो अपने का ही पता है, अपने हॉस्पिटल का ही पता है कि यहाँ पे ये पेशेंट एडमिट था। लेकिन अब हम लोगों ने उसको ट्रांसफर कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके रिलेटिव्स को जितना जल्दी हो सके, उनके फैमिली मेंबर्स हो गए या उनके रिलेटिव जो भी वहाँ पे आए, उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका पर्पज बताना है, इसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है कि एक तो हमने क्यों ट्रांसफर किया, एक हमने कहाँ ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, वो सारे पर्पज और इसकी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें प्रोवाइड करवाना है। आगे हमने लिखा प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसफर विल बी सेम एट दैट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट। मतलब क्या हुआ कि जैसा हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे थे इसका प्रोसीजर सेम रहेगा। तो उसका जो प्रोसीजर था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर करने वाला, उसका प्रोसीजर ये था कि उसमें हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले एक बार पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद वो दूसरे हॉस्पिटल में दूसरा एडमिशन लेगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। जबकि जो पहले वाला हमने पढ़ा था कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग अगर पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस वाली कंडीशन में उसका जो प्रोसीजर है उसको हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर एडमिशन वाला सेम चलेगा। जैसा उसने एडमिशन का जो प्रोसीजर था वो सेम चलेगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या बताई हमने कि जो डिस्चार्ज का प्रोसीजर है वो यहाँ पे सेम चलेगा। जैसा हम लोग पेशेंट को कभी डिस्चार्ज करते थे वो प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बार क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ का जो भी ड्यूज है, यहाँ का जो भी जो यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए या आर्टिकल्स जितने भी काम मिले, वो सारे आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ हम लोग एक बार चेक करेंगे, सारा कुछ प्रोसीजर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ का बिल वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे, यहाँ से क्या क्या मेडिसिन दे रहे हैं वो भी चेक करेंगे, पूरा डिस्चार्ज प्लान उसको देंगे, फॉलोअप का भी बताएंगे, ठीक है ना। ये सारा हमने यहाँ से किया।
उसके बाद हम लोग किसी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड लिखेंगे रेफरल। आगे हमने लिखा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। तो क्लाइंट की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है शुड बी रिटन डाउन एंड द हैंडेड ओवर टू द फिजिशियन रेफर्ड टू। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में हम लोग इस पेशेंट का जो भी केयर दे रहे थे उसके बारे में हमें पता है, अब हमने क्या कर दिया उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कि इस पेशेंट की कंडीशन क्या है, इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, इस पेशेंट को हमने क्या क्या दिया है ना, क्या क्या हमने केयर दिया, कितने बजे क्या दिया, वो सारा कुछ हमने लिख लिया। जो उस फिजिशियन ने पूरा लिखा वो हमने क्या कर दिया आगे जो हॉस्पिटल के अंदर भेजा है उस फिजिशियन को वो दिखाने के लिए, उस फिजिशियन को हैंड ओवर करने के लिए वो एक रेफरल अपने पास रहना चाहिए। मतलब हमने जो भी उसको केयर दिया है, जो भी मेडिसिन दिया है, या जो भी उसका एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम लिखा, अगले फिजिशियन को, जो दूसरे हॉस्पिटल के अंदर जो फिजिशियन होगा उस फिजिशियन को उन्होंने क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमने ये ट्रीटमेंट दिया था, अब ये आपके हॉस्पिटल में आएगा तो ये आपके हॉस्पिटल में आप इसके अकॉर्डिंग इसको केयर दे सकते हैं। ठीक है ना। आगे हमने लिखा इफ द क्लाइंट इज एक्यूटली इल। एक्यूटली का मतलब होता है अभी अभी बीमार हुआ है या बहुत कम टाइम के लिए, ड्यूरेशन अगर कम हो उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट, और अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अगर ड्यूरेशन ड्यूरेशन का मतलब बीमारी जो है बहुत कम टाइम में अगर हुई है, पनपी है, तो उसको हमने बोला एक्यूट। और अगर बीमारी लंबे टाइम से चल के आई है और फिर जाके बड़ा रूप लिया है उसको बोला हम लोगों ने क्रॉनिक। तो यहाँ पे अगर हमने कंडीशन बताया कौन सा कि एक्यूट टाइप का अगर कंडीशन है, एटलीस्ट ए नर्स शुड कंपनी द क्लाइंट टू द न्यू हॉस्पिटल। तो उसके अंदर जो है सीधा सीधा जो कंडीशन बनेगा वो नर्स भी उसको हैंडल कर सकती है, ज़्यादा इतना डॉक्टर के कांटेक्ट में आने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों कि जैसे अगर हम लोगों ने उसको क्या कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में भेजा तो नर्स भी उसको क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। डॉक्टर उसको बाद में देखेगा जरूर, फिजिशियंस उसको पूरा देखेंगे वो एक अलग बात है, पर कंडीशंस कौन सी एक्यूट वाली कंडीशन है तो उसको हम लोग सीधा है जो नर्स के पास भी भेज सकते हैं, उस हॉस्पिटल के नर्स के अंदर। जैसे कभी वो होता है ना, अगर आप गाँव के अंदर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि डॉक्टर आएंगे तब एडमिट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम के लिए हम लोग उसको एडमिट कर सकते हैं, फिर जब डॉक्टर आएगा तब वो चेकअप कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, बस सिंपली प्रॉब्लम है, जैसे ही डॉक्टर आएगा तो उसको देख लेगा और प्रॉब्लम को ठीक भी कर लेगा। ठीक है ना। तो अगर एक्यूट वाली प्रॉब्लम है तो उसके लिए नर्स को भी हम लोग वहाँ पे उसका भी हेल्प ले सकते हैं उस पेशेंट को एडमिट करने में दूसरे हॉस्पिटल के अंदर। तो ये तो था एडमिशन इसका ट्रांसफर से रिलेटेड कि हमने दो तरीके पढ़ लिए। कौन कौन से तरीके, एक तो हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसफर से रिलेटेड। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, जो इस बार 2021 के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है, अप्रैल के अंदर जो एग्जाम हुए थे अभी आपके सीनियर के, उस एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, अप्रैल 2021, केयर ऑफ डाइंग क्लाइंट। डाइंग का मतलब होता है जो अभी मरने वाली कंडीशंस के अंदर है, नियर टू डाई, है ना, जो लास्ट स्टेज के अंदर है, अपनी इलनेस की लास्ट स्टेज में है या अपनी एज की लास्ट स्टेज में, उस वाली कंडीशंस के अंदर कौन कौन से वो साइंस आएंगे या क्या उसकी कंडीशंस रहेगा या हम लोग कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्लाइंट के साथ चेंजेस कौन कौन से होते हैं और फिर हम लोग उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं केयर ऑफ द डाइंग क्लाइंट, जो भी इसके एडमिशन डिस्चार्ज से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम लोगों ने हॉस्पिस केयर आप लोगों को पता हो तो पहले पढ़ा था। हॉस्पिस केयर के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे थे, एजिंग पर्सन को उनके घर के अंदर केयर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग केयर दे रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो नियर टू डाई, मरने के बहुत ही करीब है, उनकी हम लोग केयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, कौन कौन से वो साइंस आएंगे जिनको हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि ये बहुत डेथ के बहुत नियर है ना, नियर टू डाई, डेथ के बहुत ज्यादा नजदीक है, वो कौन कौन से साइन हो सकते हैं, ऐसा क्या उसके अंदर चेंजेस आएगा जिसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा उसके नजदीक है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले फेशियल अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब दिखता कैसा है, फेस कैसा दिखता है। ठीक है ना। तो उसके बॉडी के अंदर सबसे पहले फेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फेशियल अपीयरेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले जो उसकी फेशियल मसल्स है, आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, बॉन्स होती है, मसल्स होती है ना, तो जो फेशियल मसल्स होती है, बहुत सारी मसल्स होती है, अगर आप लोग उसको कंप्लीट पढ़ोगे तो 600 से ज्यादा मसल्स होती है। तो वो सारी मसल्स के अंदर जो फेशियल मसल्स है जो अपने फेस पे पाई जाती है ना, जो चिक्स के आसपास है या अपने मैंडिबल मैक्सिला के आसपास है, आईज के आसपास है, वो सारी फेशियल मसल्स है। इन फेशियल मसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगी। एक तो होता है कॉन्टैक्ट हो जाना, एक होता है रिलैक्स हो जाना। ठीक है ना। तो रिलैक्स वाली कंडीशन में रहेगी, बिल्कुल फेशियल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी और चिक्स बिकम फ्लैसिड। तो फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, फ्लैसिड का मतलब झूल जाना,
जैसे जैसे जो गाल है, पेशेंट के गाल है, वो झूलने लग जाएंगे। आप लोग अगर ओल्ड एज के पीपल को देखते हो तो उनको आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो कैसे दिखते हैं वो लोग, उनके जो गाल है, चिक्स है, वो क्या हो जाते हैं, लटक जाते हैं ऐसे, उनकी मसल्स है वो लटक जाती है। हाथों में भी अगर आपने ऐसे देखा होगा तो उनकी जो मसल्स है वो लटकती रहती है, ऐसे लटकती है ना, ऐसे झूलती रहती है उनकी जो स्किन है। यहाँ पे हमने लिखा मूविंग इन एंड आउट विथ ईच ब्रीथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो सांस लेगा, ठीक है ना, तो सांस लेगा और जब सांस छोड़ेगा उस वाली कंडीशंस के अंदर जो उसकी क्योंकि ये गाल जो है, सिक्स जो है, वो फ्लैसिड हो गए, झूलने लग गए, तो जैसे ही वो सांस लेगा तब, और जब सांस छोड़ेगा तब क्या होंगे, मूव इन और आउट, बाहर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। ऐसे अगर आप लोग बूढ़े लोगों को देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उनका क्या हो जाएगा, उसके मूवमेंट्स होंगे, जो सिक्स है उस सिक्स के मूवमेंट्स होंगे इन और आउट, अंदर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ आएगा जब वो ब्रीथ करेगा। ब्रीथ के अंदर दो चीजें आती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। एक तो होता है इंस्पायर करना, मतलब सांस को अंदर लेना, एक एक्सपायर करना, सांस को बाहर छोड़ना। इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम लोग ब्रीथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्रीथ। और जो ब्रीदिंग का नॉर्मल रेट होता है वो होता है 12 से 20, अगर हम लोग बात करें, या 16 से 20 हम लोग बात करें, तो वो उसका नॉर्मल होता है किसी भी पेशेंट का रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है ना। आगे हमने लिखा फेशियल स्ट्रक्चर में चेंज। जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो फेस जैसा पहले दिखता था वैसा अब नहीं दिखेगा, उसका फेशियल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो द डेंचर्स कैन नॉट बी बॉर्न। इसका क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने डेंचर्स देखे होंगे, जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनके क्या दांत है जो गिर जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे बूढ़े होंगे दांत गिर जाएंगे। अगर दांत गिरे हुए होते हैं तो अभी क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल दांत उनके देते हैं। देखे होंगे ना आप लोगों ने आर्टिफिशियल दांत, जो उसको बाहर निकाल के आराम से वॉश कर सकता है और फिर आराम से वापस मुंह के अंदर रख सकता है दांतों को। ऐसे दांत भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं, अपनी जो पूरी कैविटी है वैसा का वैसा दिखते हैं वो दांत, पूरे के पूरे 32 के 32 दांत दिखते हैं, और इजीली उनको बाहर निकाल सकता है पेशेंट, और इजीली उनको क्या कर सकता है, वॉश कर सकता है, ठीक है ना। तो उस वाली कंडीशंस में क्या होगा, जो डेंचर्स है ये प्रॉपर उसके सेट नहीं होंगे, यहाँ पे क्या नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसका फेशियल जो उसका स्ट्रक्चर है, जो फेस का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अब क्या कंडीशन बनेगी कि उसके दांत जो है उसको प्रॉपर अगर सेट करना होगा तो प्रॉपर सेट नहीं कर पाएगा। आगे हमने लिखा विथ द डेंचर्स रिमूव। और अगर उसने एक बार क्या कर दिया, दांतों को सेट भी किया हुआ था पहले, और उसने अगर क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो माउथ स्ट्रक्चर में कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है पिचक जाएगा। क्या होता है, पिचक जाना। क्योंकि अगर उसने दांत लगाए हुए थे तब तक तो क्या था, ये स्किन पूरा उस हिसाब से दांतों के शेप के अकॉर्डिंग थी, और जैसे ही उसने क्या कर दिया, दांतों को बाहर निकाल दिया, जो आर्टिफिशियल दांत थे उन दांतों को दोनों साइड से पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो उसके अंदर एक माउथ क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, अंदर की तरफ निकल जाएगा, है ना। तो माउथ अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर आप लोगों ने ऐसे ओल्ड एज के पीपल को देखा होगा तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है लिप्स पुकर एंड सिंक इन। इसका क्या मतलब है, जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनके लिप्स है जो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनकी जो मसल्स है वो फ्लैसिड हो रखी है, रिलैक्स हो रखी है, ठीक है ना, उस वाली कंडीशंस में। और उसके साथ साथ हम लोगों ने अगर दांत उसके रिमूव कर दिए, उस वाली कंडीशंस में क्या हो जाएगा, माउथ कोलैप्स हो गया, अंदर की तरफ धस गया, उसके साथ साथ लिप्स भी है जो अंदर की तरफ चले जाएंगे। अगर आप लोगों ने ओल्ड एज के पीपल को कभी देखना, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सच में ये चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। आगे हमने लिखा लॉस ऑफ मसल टोन। जो मसल्स की टोन है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। मसल्स की टोन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने स्किन को ऐसे पकड़ा और स्किन को वापस छोड़ा, तो ये स्किन अभी प्रॉपर उसके अलाइनमेंट के अंदर है ना, लेकिन उनके पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, मसल की जो टोन है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। अगर हम लोगों ने ओल्ड एज के पीपल को इस तरह से मसल को खींच के छोड़ते हैं, वो काफी टाइम तक झूलता रहता है, ठीक है ना। उसको हमने बोल दिया उसकी मसल टोन के अंदर क्या रहेगा, लॉस रहेगा उस वाली कंडीशन के अंदर। उसके अलावा क्योंकि वो ओल्ड एज के पीपल है, एनीमिया वाली कंडीशन हो सकती है। एनीमिया वाली कंडीशन अगर डेवलप होती है तो उस वाली कंडीशन को हम लोगों ने एक नाम दिया फेसियस हिपोक्रेटा। ये वर्ड आपको याद रखना है कि अगर ओल्ड एज के पीपल में एनीमिया वाली कंडीशन डेवलप होती है, और अगर फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर, फेशियल अपीयरेंस के अंदर, या फेस के ऊपर किसी तरह के चेंजेस आते हैं, तो उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेसियस हिपोक्रेटा। क्या बोलते हैं, फेसियस हिपोक्रेटा। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करके लिख लेना जब आप लोग नोट्स में लिखो तब, कि फेसियस हिपोक्रेटा किसको बोलते हैं, कि जिस पेशेंट के अंदर ओल्ड एज के अंदर एनीमिया वाली कंडीशंस डेवलप हो जाए, उसकी मसल टोन क्या हो जाए, लॉस हो जाए, और फेस के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंजेस आए, उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फेसियस हिपोक्रेटा। और इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस डेवलप होगी, सबसे पहले तो होगा प्रोमिनेंट सिक्स। क्या होगा, प्रोमिनेंट सिक्स का मतलब जो ये गाल है, जैसे अभी अगर यहाँ से गाल अगर अंदर की तरफ चले गए तो यहाँ से जो गाल है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर एक यहाँ से अगर अंदर की तरफ धसेंगे तो यहाँ से गाल जो है बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। आगे हमने लिखा चिन। चिन का मतलब अगर पूरा स्किन अंदर की तरफ जा रहा है तो ये जो चिन है, जो
चिन वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा। उसके अलावा पिंच शार्प नोज, जो ये नोज है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ऐसे पिंच हो जाएगा, पिंच मतलब ऐसे पिचका हुआ रहेगा और ऐसे शार्प दिखेगा। ठीक है, आगे हमने लिखा पेल एसी स्किन, पेल का मतलब होता है पीला, ठीक है ना, और एसी मतलब होता है फीका, या तो पीले कलर का या फीके कलर का स्किन है जो हमें देखने को मिलेगा। कुछ पूछ रहे हो मोहित? सर आपकी वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रही है? हाँ सबको ही कट हुई थी या आपको ही कट हुई थी? क्या पता, मेरे तो पास कट आ रही है, आवाज धीरे धीरे है। बरकत कट आई थी कि आपको सर आवाज? कट हो रही थी आवाज। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी कट रही है आवाज। थोड़ी थोड़ी कट रही है, अब आ रही ना हाँ। पूरी? हाँ सर, अब पूरी आ रही है। ठीक, ये समझ में तो आ गया ना जो हमने पढ़ा है, या इसमें वापस बताऊं सारा? ये- नहीं सर, समझ वापिस में आ गया। बताओ सर। वापस बताऊं पूरा पूरा? ठीक है, हाँ तो हमने इसमें हमने पढ़ा कि फेशियल मसल्स क्या हो रही है पेशेंट की, रिलैक्स हो रही है। उसके अलावा जो उसके चिक्स है वो क्या हो रहा है, फ्लैसिड हो रहा है। फ्लैसिड का मतलब होता है झूल जाना, ठीक है ना। हैंड्स डाउन कर दो अब। तो हमने क्या कर दिया, उसकी अपीयरेंस को देखा है, तो उसके अपीयरेंस में क्या क्या देखने को मिला हमें, सबसे पहले तो देखा फेशियल मसल्स है वो रिलैक्स हो रही है। उसके अलावा चिक्स है वो फ्लैसिड हो रहा है, फ्लैसिड का मतलब झूल जाना है, तो झूल जाने वाली कंडीशन में वो उसके चिक्स है वो झूल रहे हैं। अब मूविंग इन और आउट विथ ईच ब्रीथ, जैसे वो ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है, सांस लेने वाली कंडीशन में क्या कर रहा है, उसका जो चिक्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर और बाहर, इन और आउट वाली कंडीशन के अंदर आ रहा है। फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रहा है। और डेंचर्स, डेंचर्स का मतलब होता है जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं, क्या होते हैं, आर्टिफिशियल दांत, वो होते हैं, वो दांत प्रॉपर लगेंगे नहीं, क्या नहीं होगा, प्रॉपर लगेंगे नहीं, क्योंकि वो जब लगाने की कोशिश करेगा, उस प्रॉपर दांत को लगाने की कोशिश करेगा, तो वो दांत है जो लगेंगे नहीं उस जगह पे। और अगर लग भी गए, एक बार लग गए और हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया विथ द डेंचर रिमूव, अगर हमने उसको डेंचर को रिमूव कर दिया, तो हमें उसके माउथ की स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी, कोलैप्स देखने को मिलेगी। कोलैप्स का मतलब होता है पिचक जाना, है ना, अंदर की तरफ पूरी धसी हुई दिखेगा, है ना, उसकी कोलैप्स हो जाएगी, पूरा ऐसे सिकुड़ जाएगा। उसको बोला हम लोगों ने कि माउथ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। लिप्स पकड़ एंड सिंक इन, मतलब जो लिप्स है वो भी अंदर की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि अब उसके दांत भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो उसका लिप्स भी वो अंदर की तरफ चले गए। और मसल्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, उसकी मसल टोन है वो लॉस हो जाएगी। तो मसल टोन लॉस हुई, मैसेज भी आया किसी का, अच्छा मोहित का ही था, ठीक है। तो उसके अलावा हमने देखा एनीमिया वाली कंडीशंस डेवलप हो सकती है। एनीमिया वाली कंडीशंस अगर डेवलप होती है तो उसको हमने बोला फेसियस हिपोक्रेटा, क्या बोला, फेसियस हिपोक्रेटा। इस वर्ड को आप लोग लिख लेना, फेसिस हिपोक्रेटा किसको बोला, कि जब किसी पेशेंट को क्या हो जाए, एनीमिया वाली कंडीशंस डेवलप हो जाए ओल्ड एज के अंदर, नियर टू डाई के अंदर कंडीशंस के अंदर रहे जब पेशेंट, और उस वाली कंडीशन के अंदर अगर फेसियल हिपोक्रेटा वाली कंडीशन हमने बोला जब उसको एनीमिया वाली कंडीशंस हो रही है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे, चरित्र कौन कौन से होंगे, कि अगर फेसिस हिपोक्रेटा वाली कंडीशन हो रही है तो सबसे पहले तो प्रोमिनेंट सिक दिखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्रोमिनेंट सिक्स, जो ये गाल है, इस गाल का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो जहाँ पे ये बॉन है, इस बॉन वाली जगह को ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। उसके अलावा जो चिन्ह है वो भी क्या, बाहर की तरफ निकली हुई दिखेगी, है ना, वो भी प्रोमिनेंट दिखेगी। इसके अलावा जो नोज है वो पिंच नोज दिखेगा। और पेल ऐसी स्किन, पेल का मतलब होता है पीला, जैसे अपना नॉर्मल स्किन दिखता है ना, इसके अंदर अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहता है तो ये पीला कलर का नहीं दिखता है, जॉन्डिस वाली कंडीशन में थोड़ी दिखता है, पीला पीला नहीं दिखता है। लेकिन अगर उस वाली कंडीशन में, अगर एनीमिया वाली कंडीशन है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन रेड कलर को बनाता है, पता है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर रहता है ब्लड का, और उसकी वजह से स्किन का कलर भी थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, जो अपना नॉर्मल कलर के अंदर रहता है। और अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, उसको हमने बोला एनीमिया, और उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्किन पेल हो जाएगा, पीला पीला दिखेगा। और उसके अलावा एसी स्किन, एसी का मतलब होता है फीका स्किन, स्किन कैसा दिखेगा, फीका दिखेगा। आगे हमने लिखा श्रंकन ग्लेज्ड आइज, श्रंकन ग्लेज्ड आइज का मतलब क्या हुआ, कि आंखें जो है अंदर की तरफ चली जाएगी। आपने ऐसे देखा होगा, आंखें बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चली जाती है, और ग्लेज का मतलब चमकती हुई दिखती है ना, आंखें अंदर की तरफ गई और बिल्कुल ऐसे पॉइंट की तरफ चमकती हुई दिखेगी। आगे हमने लिखा साइड ऑफ नोज ड्रॉन इन विथ ईच एस्पिरेशन, इसका क्या मतलब हुआ, कि जैसे ये नोज के जो साइड है, ये जो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, तो उस वाली कंडीशन में जैसे ही वो सांस लेगा छोड़ेगा, उस वाली कंडीशन में ये बहुत ज्यादा अंदर बार होते रहेंगे,
ठीक है ना। इसको बोला हम लोगों ने साइड ऑफ नोज ड्रॉन इन विथ ईच इंस्पिरेशन। जैसे वो सांस लेगा तो ये नोज है जो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फेशियल अपीयरेंस, कि उसका फेस है जो किस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। आगे समझ में आप, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा चेंजेस इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग। साइट का मतलब था देखना, स्पीच मतलब बोलना, हियरिंग मतलब सुनना। इन तीनों चीजों से रिलेटेड उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले साइट ग्रेजुअली फॉल्स। तो देखने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे पर्सन ओल्ड एज में जाएगा, बूढ़ा होगा, तो उसको देखने में प्रॉब्लम आएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, साइट यानी कि विजन जो है कम हो जाएगा, विजन कम हो जाएगा। आगे लिखा प्यूपिल फेल टू रिएक्ट लाइट। प्यूपिल जो अपने आंखों के अंदर जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो बीच के अंदर पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। और ये लाइट के प्रति क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है ना। डायलेट होने का मतलब फैलना, कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब सिकुड़ना। तो जैसे अगर लाइट कम है तो ये डायलेट होता है, इसकी वजह से ज्यादा दिखता है। और अगर लाइट ज्यादा है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और अपनी आंखों को ये बचाता भी है, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट के करने के लिए प्यूपिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये प्यूपिल अगर ओल्ड एज के अंदर जाएंगे जैसे जैसे लोग, वैसे वैसे प्यूपिल है जो लाइट के प्रति रिएक्ट करना क्या कर देगा, कम कर देगा, फेल हो जाएगा रिएक्ट करने में, ठीक है। और आईज आर संकन एंड हाफ क्लोज। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि आंखें जो है अंदर की तरफ धस गई, श्रंकन हो गई, श्रंक हो गई, पिच गई। और हाफ क्लोज मतलब पूरी क्लोज नहीं हो रही। जैसे अगर हम लोग आंखें पूरी बंद करते हैं तो अपना जो आई लीड्स है वो उस आंख को पूरा कवर कर रहा है, लेकिन ओल्ड एज के पीपल के अंदर क्या होगा, आई लीड जो है वो पूरा कवर नहीं कर पाएगा। आगे हमने लिखा फिल्म अपियर ओवर द आईज। फिल्म अपियर का मतलब क्या हुआ, कि आंखों के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक घेरा बन जाएगा। जैसे अगर सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं ना, काले काले कलर का ऐसे गोल गोल घेरा बन जाता है आंखों के चारों तरफ, वैसे वैसे ओल्ड एज के पीपल के अंदर जैसे जैसे पीपल ओल्ड होते जाएगा उसके मोस्टली सबके ही उन्हें स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो ओल्ड एज में जाता है तो आंखों के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक फिल्म बन जाता है, ठीक है ना। उसको बोल दिया हमने फिल्म अपियर ओवर द आईज। अगर ये क्लास बीच में कट जाए तो आप लोगों को वापस ज्वाइन होना है, ठीक है ना। आगे हमने लिखा स्पीच बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, कि जो स्पीच है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। डिफिकल्टी वाली कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, अब कंफ्यूजन वाली कंडीशन में रह रहा है कि उसको क्या बोलना है एक्चुअल में, ठीक है ना। वो वाली कंडीशन में आएगा। आगे हो जाएगा अनइंटेलिजेंट, ठीक है, एंड फाइनली इम्पॉसिबल। मतलब क्या हुआ, स्पीच जो है वो धीरे धीरे डिफिकल्टी वाली कंडीशन में जाएगी, उसको बोलने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो कंफ्यूजन में जाएगा। उसके अलावा वो इंटेलिजेंट, जो हम लोग प्रॉपर बोल पा रहे हैं ना, उसको बोला हम लोगों ने इंटेलिजेंटली बोल पाना। और अगर वो प्रॉपर नहीं बोल पाएगा, अनइंटेलिजेंटली बोलेगा, फिर फाइनली इम्पॉसिबल, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी स्पीच उसका नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा। आगे हमने लिखा हियरिंग इज टफ टू रिटेन लॉन्गर। इसका क्या मतलब हुआ, कि उसकी जो हियरिंग है, सुनने की जो प्रोसेस है, वो सुनने का प्रोसेस भी ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, ठीक है ना। रिटेन का मतलब रहना, लॉन्गर मतलब जब लंबे टाइम तक वो जो है उसका हियरिंग प्रोसेस भी है टफ टू बी रिटेन लॉन्गर, ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो हियरिंग है जो बहुत जल्दी, आप लोगों ने देखा ही होगा ओल्ड एज के पीपल को सुनने में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है ना। देखने में और सुनने में तो मोस्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो ओल्ड एज के अंदर जैसे जाएंगे उनके बॉडी चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है ना। आगे हमने लिखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मोस्टली जो चेंजेस होते हैं वो होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, सांस लेने के जो तरीके होते हैं उसके अंदर। और उसके अलावा जो सांस ले रहे हैं उसके साथ साथ जो साउंड आ रहे हैं, है ना, कि जैसे सांस ले रहा है तो कभी जैसे खराटे वाली साउंड आते हैं ना, खराटे वाली साउंड आ रही है, या और भी कोई तरह का साउंड आ रहा है, वो साउंड जो है वो ओल्ड एज के पीपल्स के अंदर साउंड में चेंजेस होता है। उसके अलावा उसका जो सांस लेने का जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज होता है। हम लोग वाइटल साइन वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर रेस्पिरेशन को ढंग से पढ़ेंगे पूरा। उस वाले रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में हम लोग आपको बताएंगे कि उसके अंदर कौन कौन से वो तरीके होते हैं, सांस लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सा पैटर्न होता है सांस लेने, उसके अलावा कौन कौन से साउंड्स आते हैं, है ना, अलग अलग साउंड आते हैं और अलग अलग तरीके होते हैं सांस लेने के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है हमने लोगों ने साइन स्टॉक्स रैपिड एंड सेलो। इसका मतलब होता है कि जो सांस लेगा पेशेंट वो बहुत ही क्या करेगा, फास्ट फास्ट लेगा, रैपिड रैपिड लेगा, जल्दी जल्दी लेगा, है ना। ओल्ड एज के पीपल्स क्या करेंगे, इरेगुलर और साइन स्टॉक वाला रेस्पिरेशन में। साइन स्टॉक का मतलब होता है रैपिड फिर रुक जाना, जल्दी जल्दी सांस लेना फिर रुक जाना, जल्दी जल्दी सांस लेना फिर रुक जाना। और कभी कभार क्या हो जाएगा, पूरा स्लो हो जाएगा, रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा। और इसके अलावा स्ट्रेट रस का मतलब होता है खड़खड़ाहट वाली आवाज। जैसे होता है ना कोई पेपर हम लोग ऐसे बजाते हैं ना पेपर को, अगर पेपर को मरोड़ दे तो कैसे आवाज आती है, उस टाइप की आवाज को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट रस आवाज। अलग अलग वॉइस होती है। जैसे अगर हम लोग विसल की आवाज को सुने, विसल बजती है ना, विसल सिटी बजती है,
उसको हम लोग बोलते हैं विजिंग साउंड बोलते हैं। तो जो